मेरी दोनों बहू का इस घर में स्वागत है। अंदर आ जाओ, तुम दोनों बहुत सुंदर हो, बहुत प्यारी हो। केसरी ऐसा सोचकर अपने मन में सोच रही होती है। अब मेरी दोनों बहू आ गई हैं, इस घर को अच्छे से संभाल लेंगी जैसे कि मैंने संभाला है। ऊपर से अब ठंड में मुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा। जैसा मैंने सोचा था उससे भी बहुत सुंदर है मेरा ससुराल। अपना ससुराल देखकर तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि बस क्या बताऊं। मेरी तो सारी ठंड भी भाग गई, यहाँ तो किसी चीज की कमी ही नहीं है। सच कहूँ तो बहुत सुंदर लग रहा है ससुराल। पहले तो मैंने बहुत गरीबी देखी है, लेकिन ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं होगी क्योंकि सब बढ़िया है। दोनों बहू के चेहरे पर मुस्कान थी। तुम दोनों बहुत थक चुकी होगी और तुम्हें ठंड भी लग रही होगी। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ आती हूँ, उसके बाद तुम्हारी पहली रसोई की रस्म करेंगे। केसरी ऐसा कहकर अपनी दोनों बहू को उनके कमरे में लेकर जाती है, जहाँ दोनों बहू थोड़ी देर आराम करती है। कुछ ही देर में केसरी उनके पास आती है और उन्हें पहली रसोई की रस्म के लिए बुलाती है। तुम दोनों ने आराम तो कर ही लिया होगा, चलो पहली रसोई की रस्म भी कर लेते हैं। केसरी ऐसा कहने के बाद दोनों बहू को ठंड में रसोई में छोड़कर बाहर चली जाती है। थोड़ी ही देर में फिर से वो दोबारा आती है। मुझे माफ कर देना, मैं तो तुम्हें सामान निकाल कर देना ही भूल गई, अभी देती हूँ। केसरी रसोई में आकर एक कटोरी लेती है और उसमें 6 चम्मच चीनी डालती है, 2 गिलास दूध निकाल कर रख देती है और साथ में 2 कटोरी चावल निकाल के डोंगे में रख देती है। ये रहा सारा सामान। अब तुम अच्छी सी स्वादिष्ट खीर बनाकर सभी के लिए मीठे में लेकर आ जाना। केसरी इतना कहकर रसोई से बाहर चली जाती है और दोनों बहू एक दूसरे की तरफ देख रही होती है। लगता है माँ जी हमें कुछ ज्यादा ही भली समझ रही है। मुझे तो लगता है कि उन्हें ये लग रहा होगा कि हमें खाना बनाना ही नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, हम अपने हिसाब से बना लेते हैं। ज्यादा बनाएंगे ताकि रात को खाने को मिल जाए। खाने के बाद कुछ मीठा अच्छा लगता है। इस तरह आराध्या और राधिका दूध चीनी चावल निकाल कर ज्यादा सी खीर बना लेती है, जिसके बाद वो खीर परोसकर घर में सभी को देती है। बहुत अच्छी खीर बनाई है। वैसे ठंड में खीर अच्छी लगती है, लेकिन चलो खाना तो अच्छा बनाना आता है तुम्हें। कितनी अच्छी बात है, मेरी बहू तो बिल्कुल मेरे जैसी आई है, थोड़े सामान में ही अच्छा खाना बनाना। केसरी ये सोचकर बहुत खुश हो रही होती है। वो कुछ देर बाद अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। अब दोपहर का खाना बनाने की बारी आती है, तो दोनों बहू ठंड में रसोई में आती है। कुछ ही देर में केसरी भी रसोई में आती है। अरे इस वक्त तुम रसोई में क्या कर रही हो? माँ जी हमने सोचा कि समय पर ही दोपहर का खाना बना देते हैं। अरे दोपहर के खाने की क्या जरूरत है, सीधा शाम को खाना बनाना चाहिए ना। वैसे भी ठंड में इतनी भूख कहाँ लगती है। और इस पतीले में क्या रखा है? केसरी तब पतीले को देखती है तो उसके अंदर खीर होती है। ये भगवान, इतनी सारी खीर! तुम दोनों ने इतनी सारी खीर कैसे बना दी, जबकि मैंने तुम्हें सिर्फ 2 कटोरी चावल दिए थे, 2 गिलास दूध दिया था। अरे माँ जी, हमने ज्यादा इसलिए बना ली थी ताकि हम रात तक आराम से खीर खाते रहें। हे भगवान, तुम्हारा पेट है की कुआं? आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितना मैं सामान दूंगी उतना ही बनेगा। ठंड में इतना खाना कोई नहीं खाता। लेकिन माँ जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। इस घर को चलाना है या घर की बर्बादी करनी है? आज से ही अपने कान में आटा लगा लो, फिर ये गलती नहीं होनी चाहिए। राम राम राम, इतनी सारी खीर देखकर कहीं आज मुझे हार्ट अटैक ही ना आ जाए। ऐसा बोलते बोलते केसरी अपने कमरे में चली जाती है और दोनों बहू ठंड में कांपते हुए एक दूसरे को देखती रह जाती हैं। फिर आती है रात को खाना बनाने की बारी। तो रात को जब खाना बनाने दोनों बहू ठंड से कांपते हुए रसोई में जाती हैं, उनसे पहले वहाँ केसरी मौजूद होती है। उसने पहले ही सब कुछ गिनती करके निकाला होता है। देखो बहू, ये 1 बैंगन है, 4 आलू हैं, साथ में मैंने आटा निकाल कर रख दिया है। इस आटे में से केवल 10 रोटी बननी चाहिए। 2 मेरी, 4 तुम दोनों की और 4 दोनों मेरे बेटों की। ऐसा कहकर केसरी रसोई में चली जाती है। इस तरह दोनों ही बहू कंजूस सास से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। रोटी बनाते बनाते आखिरी में 10 रोटी के बाद एक लोई रह जाती है। दोनों बहू वो भी बना देती है। तो इस बात पर भी केसरी उन्हें खूब सारी बातें सुना रही होती है। बहुत ठंड लग रही है। एक तो घर के सारे काम करो, ऊपर से खाना भी बनाओ तो गिरी तीका। मेरा तो पेट भी नहीं भरता। पता नहीं कंजूस सास हमें कुछ खाने क्यों नहीं देती। सही बोल रही हो, ऊपर से रसोई में काम करते हुए ठंड लगती है। हमारी सास हमें एक हीटर भी नहीं ला कर दे सकती। वैसे मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, तो रोटी में मेरा क्या होगा? आखिरी में 10 रोटी के बाद एक लोई रह जाती है। दोनों बहू वो भी बना देती हैं। तो इस बात पर भी केसरी उन्हें खूब सारी बातें सुना रही होती है। बहुत ठंड लग रही है। एक तो घर के सारे काम करो, ऊपर से खाना भी बनाओ तो गिरी तीका। मेरा तो पेट भी नहीं भरता। पता नहीं कंजूस सास हमें कुछ खाने क्यों नहीं देती।
उतना अच्छा। आने वाले वक्त का क्या भरोसा। भाभी भरोसा क्यों नहीं, हम तो हमेशा आपके बेटे को माँ बाप की तरह ही प्यार करेंगे। हाँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि ये सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम हो जाए। अब मुझे नहीं लगता तुम दोनों को इसमें कोई भी परेशानी होगी, है ना? भाभी वैसे तो आप जो कह रही हैं वो बहुत जल्दबाजी है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, कल ही प्रॉपर्टी के पेपर बनवा लीजिए, मैं और माया उस पर साइन कर देंगे। इस तरह से अगले दिन प्रॉपर्टी के पेपर बनवाकर सारी प्रॉपर्टी दिलीप और कावेरी के बेटे के नाम पर करवा दी जाती है। कुछ दिनों के बाद सुधांशु, सुबह सुबह ये कौन लोग आ गए हैं तुम्हारे घर पर? भैया वो ऊपर वाला कमरा खाली पड़ा था ना, सोच रहा था किराएदार रख देता हूँ। लेकिन किराएदार रखने से पहले आपने हमसे पूछा भी नहीं। भाभी इसमें आपसे पूछने वाली क्या बात थी, हमें एक ही कमरे की जरूरत थी, इसलिए सोचा दूसरा कमरा किराए पर दे देते हैं, कुछ इनकम हो जाएगी। अरे माया, ये सारी प्रॉपर्टी अब मेरे बेटे के नाम पर है और यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसके लिए तुम्हें मेरी या दिलीप की परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना। हाँ सुधांशु, तुम्हारी भाभी ठीक ही तो कह रही है। अब देखो, तुमने खुद अपने हाथों से ये प्रॉपर्टी हमारे बेटे के नाम की है, वह अभी बहुत छोटा है, तो इस घर से रिलेटेड सारे फैसले तुम्हें हमसे पूछ कर लेने चाहिए। भाभी हमें तो लगा था कि आप हम लोगों से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आप तो हमारे साथ भेदभाव करने लगी। अरे इसमें भेदभाव करने वाली क्या बात है? और मैंने कौन सा तुमसे कुछ गलत मांग लिया? अरे ले देकर मेरा बेटा इकलौता इस पूरे वंश का वारिस है, सब कुछ उसके नाम है। तुम्हें इस बात से जलन क्यों हो रही है? भाभी माया को जलन नहीं हो रही, वो तो बस ऐसे ही कह रही थी। सब जानती हूँ मैं, इसकी खुद की तो कोई औलाद पैदा नहीं हुई, बस इसीलिए जब देखो तब मेरे बेटे पर बुरी नजर डालती रहती है। देखो माया, कावेरी तुमसे बड़ी है, वो जैसा कहती है वैसा करो। और वैसे भी इस घर पर अब तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है, वो तो हम लोगों की भलाई समझो जो तुम्हें अभी तक यहाँ रहने दिया है। भैया आप इतने कैसे बदल गए? इस प्रॉपर्टी ने आपके दिल से हमारे लिए प्यार पूरी तरह खत्म कर दिया है क्या? इसी तरह वक्त बीतता जाता है और देखते देखते दिलीप और कावेरी का बेटा प्रणव 25 साल का हो जाता है और उसकी नौकरी लग जाती है। पापा आज मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है, मैंने सिंगापुर में जॉब ज्वाइन कर ली है। लेकिन प्रणव, विदेश में नौकरी करने जाने से पहले तुम्हें कम से कम अपने मम्मी पापा से एक बार पूछना चाहिए था ना। इसमें पूछने वाली क्या बात है माँ, मैं सिंगापुर जाकर जॉब करना चाहता हूँ तो करना चाहता हूँ। देखो प्रणव, हमने तुम्हारे लिए इतनी सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर रखी हुई है, उन सब का क्या होगा? यहाँ रहो, बिजनेस करो। सॉरी पापा, मैं यहाँ रहकर कोई बिजनेस नहीं करने वाला, और ये जितनी भी प्रॉपर्टी आपने मेरे लिए संभाल कर रखी है ना, ऐसे ही किसी को दान में दे दीजिए, क्योंकि मैं सिंगापुर से वापस इंडिया आकर कभी नहीं रहने वाला। दिमाग खराब हो गया है तेरा? जानता नहीं, तेरी वजह से हमने तेरे चाचा चाची से लड़ाई करके पूरा घर तेरे नाम करवा दिया था। हाँ तो ऐसा करने से पहले आपको सोचना चाहिए था ना। और मम्मा, मैं तो वैसे भी उस वक्त 1 साल का था, मेरा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। कैसी बात कर रहा है ये लड़का? अरे तेरी वजह से अपने छोटे भाई से दुश्मनी लेकर बैठा हूँ मैंने तो उसे घर से भी निकाल दिया। जानता नहीं तू, बाजू वाले घर में एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहते हैं तेरे चाचा चाची, और ये सब मैंने तेरे लिए किया। देखिए पापा, आपने जो कुछ भी किया अपने लिए किया, मैंने आपसे कब कहा था कि मुझे ये प्रॉपर्टी और घर चाहिए? और वैसे भी अपने भाई के साथ इस तरह का बिहेव करके आपने कोई अच्छा काम तो किया नहीं। तू सही कह रहा है बेटा, हमने तेरे चक्कर में अपने छोटे भाई जैसे देवर और बहन जैसी देवरानी को इस घर से निकाल दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। ठीक है मॉम, तो अब आप अपनी गलती सुधारो, लेकिन मुझे तो फॉरेन जाना है, मैं वहीं जाऊंगा। अब आगे क्या करना है ये आपका डिसीजन है। और प्रणव सिंगापुर जॉब करने के लिए चला जाता है। कुछ दिनों के बाद जब दिलीप और कावेरी को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो सुधांशु के घर पहुंचती है। सुधांशु, माया, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हो